हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसबी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है ताबड़तोड़ सीरीज, जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले लिख रहे हैं। मैथ के जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक से संबंधित एक ही क्लास में फॉर्मूले कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का दूसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट सेकेंड है। इस पार्ट सेकेंड में हम ट्रायंगल को पढ़ेंगे, त्रिभुज को। किसको पढ़ेंगे? ट्रायंगल यानी त्रिभुज। हम त्रिभुज का अध्ययन करेंगे इस क्लास में। आज त्रिभुज से संबंधित जितने भी सूत्र है, जितनी भी परिभाषा है, वो आज की क्लास में हम करेंगे। तो आप सभी ने अभी तक मेरे YouTube चैनल एमएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस क्लास को सभी तक शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, तो सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट। किसी भी विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं, किसी भी विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं तो उसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दे। उस विषय के बारे में दूसरों को सिखाना शुरू कर दे तो हम उस विषय में परिपूर्ण यानी उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। दूसरे को जितना सिखाएंगे उतना ही हमें नया ज्ञान अर्जित होगा। तो जितना हम दूसरों को सिखाएंगे उतना हमें ज्ञान प्राप्त होगा, तो हमें उसके बारे में दूसरों तक शेयर करना चाहिए। तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा ट्रायंगल यानी त्रिभुज। क्या होता है त्रिभुज? तो त्रिभुज की छोटी सी परिभाषा होती है, तीन रेखाखंडों से गिरिबंध आकृति त्रिभुज कहलाती है। बंद आकृति क्या कहलाती है? बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। हम उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज कहलाती है, त्रिभुज कहते हैं। यानी जिसके अंदर तीन भुजाएं होती है और तीन ही कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाता हूँ। एक इस प्रकार का मैंने ट्रायंगल बनाया, उसका नाम मैंने दिया ए, बी और सी। तो मैं लिखूंगा इसमें तीन भुजाएं। कौन कौन सी भुजाएं है? तो सबसे पहली भुजा है ए बी, बी सी और सी है। देखो ए बी, बी सी और सी है सॉरी। इसी प्रकार हमारे पास कोण कौन से? देखिए, कोण होगा ए बी सी यानी ये वाला कोण ए बी सी। जिस कोण को लिखते हैं उसको हमेशा बीच में लिखना। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कोण को कैसे लिखा जाता है। फिर हम पढ़ेंगे ए सी बी और तीसरा कोण हो जाएगा हमारे पास बी ए सी, कोण बी ए सी। ये तीन भुजाएं है, ये तीन कोण है। इसी प्रकार तीन शीर्ष होते। कितने शीर्ष होते? तीन शीर्ष। ये तीन कोण है, तीन भुजाएं है और तीन शीर्ष होते। शीर्ष कौन कौन से हो जाएंगे? ए, बी और सी। यानी इसको वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पर जहाँ से दो रेखाखंड एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है वो हमारे पास क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। ये त्रिभुज की परिभाषा है। यानी इसमें तीन कोण होते, तीन भुजाओं से बंद आकृति होती है और तीन कोण के साथ तीन शीर्ष भी होते हैं। नेक्स्ट, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार। हम त्रिभुज को दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? दो प्रकार के होते, दो प्रकार के। कौन कौन से होते त्रिभुज दो प्रकार के? सबसे पहले भुजाओं के आधार पर। कौन से? किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार के होते हैं? फर्स्ट होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा हमारे पास होता है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है? विषमबाहु त्रिभुज। ये तीन प्रकार का त्रिभुज होता है भुजाओं के आधार पर। और हम कोणों के आधार पर बात करते हैं तो कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट प्रकार होता है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज।
दूसरा होता है अधिकोण त्रिभुज, और एक त्रिभुज होता है हमारे पास समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है? तीसरे नंबर पे हम रखते हैं समकोण त्रिभुज को। यानी आपको पूछ ले त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो सीधी सी बात है किस आधार पर पूछा गया है। भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के, कोणों के आधार पर 3 प्रकार के। वास्तविक रूप से त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर बात की जाए तो 3 प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। तो अभी हमने देखा त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार भी 3 प्रकार के। तो सबसे पहले हम भुजाओं के आधार के सारे त्रिभुजों का वर्गीकरण समझते हैं। भुजाओं के आधार पर, किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उसमें हम सबसे पहले त्रिभुज की बात करते हैं। आधार पर 3 प्रकार के होते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है समबाहु त्रिभुज में? तीनों भुजाएं व तीनों कोण बराबर होते हैं। तीनों कोण बराबर होते हैं, यानी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। हम ये भी बोल सकते हैं सभी भुजाएं बराबर होती है। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, इसमें मेरी तीनों भुजाएं बराबर है, ए बी और सी। सॉरी, तो मैं लिखूंगा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी तीनों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। साथ ही तीनों कोण, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी बराबर कोण बी ए सी, यानी तीनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा आता है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज, यानी नाम से ही पता चल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम नाम से पता करेंगे तो हमें पता चल रहा है, देखो सम का अर्थ सम्मान, द्वि का अर्थ 2, बाहु का अर्थ भुजाएं, यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? समान हो, साथ ही समान हो, तथा दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर हो। दोनों समान भुजा के, दोनों समान भुजा के सामने के कोण, सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। देखो कैसे, मैं एक त्रिभुज बनाया समद्विबाहु त्रिभुज, मैंने नाम दिया ए बी सी, तो मैं लिखूंगा ए बी बराबर बी सी, यानी ए बी और बी सी आपस में क्या है? बराबर है। ए बी और बी सी आपस में क्या है? बराबर है। तो कोण ए और कोण सी भी क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण सी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यह होता है समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट आता है हमारे पास तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, जिसके तीनों भुजाएं असमान या अलग अलग, असमान या अलग अलग हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। तथा तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखिए हम डायग्राम बनाते हैं। मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग ली मैंने, ए बी और सी। मैं यहाँ लिखूंगा ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। साथ ही मैं ये भी लिख सकता हूँ कोण ए नॉट इक्वल टू कोण बी नॉट इक्वल टू कोण सी, यानी तीनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट प्रकार है हमारे पास सेकेंड टाइप्स का, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर इसका हम वर्गीकरण समझेंगे। तो सबसे पहला होता है
न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 से कम हो, 90 से कम हो, कौन सा कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ आकृति बनाई ये वाली, मैंने कहा ये तीनों कोण 90 से छोटे हैं, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण ए बराबर कोण बी, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी तीनों क्या है, 90 से छोटे हैं, तीनों क्या है, 90 से छोटे हैं, यानी तीनों कोण 90 से छोटे होने चाहिए। चाहे कोण ए होगा वो भी 90 से छोटा होगा, कोण बी होगा वो भी 90 से छोटा होगा, और कोण सी होगा वो भी किससे छोटा होगा, 90 से छोटा, तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा आता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, और अन्य दो कोण न्यून कोण हो। कौन सा हो, न्यून कोण, यानी मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं 90 से कम हो, 90 से कम हो, न्यून कोण हो, तो कौन सा कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। देखिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, मैंने इसका नाम दिया ए बी सी, सॉरी थोड़ा डायग्राम चेंज करते हैं, मैं ऐसे बना देता हूँ डायग्राम को। तो मेरे यहाँ लिखा ए बी सी, तो मैं लिखूंगा कोण ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड कोण ए एंड कोण सी न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है, 90 से छोटे कोण है, तो न्यून कोण कहलाता है। 90 एग्जैक्ट 90 डिग्री कोण समकोण कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, अन्य दो कोण 90 से छोटे होते हैं। यदि 90 से बड़ा होगा एक भी कोण, तो वो एक कोण 90 डिग्री का है और एक कोण 90 से बड़ा होगा तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो कोण जब हो जाएंगे तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, हमें कितना चाहिए, 180 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा कोणों के आधार में तीसरा प्रकार है अधिकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, और दो अन्य कोण न्यून कोण हो, यानी 90 से छोटे हो, तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, हमारे पास वो त्रिभुज कहलाएगा अधिकोण त्रिभुज। देखिए अधिकोण त्रिभुज का हम डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, यानी एक कोण 90 से अधिक होगा और दो कोण 90 से छोटे होंगे, न्यून कोण होंगे, तो वो त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, अधिकोण त्रिभुज कहलाएगा। 90 से अधिक कैसा है, 90 से अधिक होगा एक कोण, और दो कोण क्या होंगे, एग्जैक्ट 90 से छोटे होंगे, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, अधिकोण त्रिभुज। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु, जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पॉइंटों से। महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहला पॉइंट है त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग, किसी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी वह क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, नहीं तो वह त्रिभुज नहीं होगा, हम उसको त्रिभुज नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया, इसमें ए बी और सी तीनों भुजाओं के नाम लिखे, तो मैं बोलूँगा ए बी और बी सी का प्लस, कोई भी दो भुजाओं का प्लस तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी तीसरी भुजा कौन सी हो गई, ए सी हो गई। यदि मैं ए बी के साथ ए सी लेता हूँ, ए बी के साथ
AC लेता हूँ तो उनका योग BC से बड़ा होगा। यदि मैं BC के साथ AC लेता हूँ तो भी इस तीसरी भुजा से क्या होगा, तीसरी भुजा हो जाएगी AB, यानी उससे क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरा पॉइंट है सॉरी, त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का अंतर, किसी दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से, सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है, छोटा होता है। यानी अब हमारे पास कंडीशन अलग आ गई। क्या है, अंतर की बात होती है तो कोई भी दो भुजाओं का अंतर, जैसे मैंने लिखा AB माइनस BC का अंतर तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा, तीसरी भुजा AC। सॉरी, यदि हम लेते AB माइनस AC, यानी AB में से यदि AC घटाऊंगा तो उसका योग अंतर भी BC से क्या होगा, छोटा होगा। यदि मैं BC में से AC घटाऊं तो उसका भी अंतर तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। तीसरी भुजा कौन सी है, AB, तो उससे क्या होगा, छोटा होगा। यदि तीनों कंडीशनें अप्लाई होती है, ये वाली और ये वाली दोनों, तो हमारे पास वो त्रिभुज कहलाएगा, नहीं तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा। अब हमें ऑप्शन में क्या होता है, कभी कभार ये तीन ऑप्शन दे देता है और चौथा ऑप्शन इसका उल्टा दे देता है, ये ऐसे करके दे देता है, यानी AB माइनस BC ग्रेटर देन किससे बड़ा हो जाएगा, तीसरी भुजा है हमारे पास AC, तो हम कहेंगे चौथा वाला ऑप्शन क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, ये बड़ा होगा, तो ये नहीं होगा, ये कंडीशन गलत है। तो हमें पता होना चाहिए योग हमेशा बड़ा होता है और अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभिलंब क्या होता है। अभिलंब क्या होता है, तो सिंपल सी परिभाषा अभिलंब की, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। यानी क्या होता है, एक त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज के अंदर एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो वह क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। तो मैंने नाम दिया ABC, तो यहाँ पर मैंने लिखा AD एक लंब है, AD एक अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, यानी BC के ऊपर क्या है, एक लंब है जो 90 डिग्री कोण बनता है। एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। जैसे B से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, यानी यहाँ पर क्या दे दिया मैंने नाम, या मैं E नाम दे देता हूँ, तो BE किसके ऊपर लंब है, BE हमारे पास परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, तो मैं बोलूंगा BE क्या है, अभिलंब है। इसी तरह से C भुजा से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब कुछ इस तरह से डाला जाएगा, तो मैं कहूँगा, इसको नाम मैंने दे दिया G, तो मैं लिखूंगा CG परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, यानी CG क्या हमारे पास अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। नेक्स्ट, त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज की माध्यिका किसी भी शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु से मिलाती हैं, बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड, बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है, त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है।
देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक त्रिभुज, उसके अंदर क्या करता हूँ मैं, एक वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर एक बिंदु होता है, जो बिंदु क्या करता है, उस रेखाखंड को बराबर भागों में बांटता है, बी सी और ए। तो मैं लिखूँ ए डी एक माध्यिका है, ए डी ए क्या है, माध्यिका है, जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो मैं लिखूंगा बी डी बराबर डी सी, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार यदि B से मैं इस भुजा पर डालता हूं माध्यिका, B एक माध्यिका है, B एक क्या है, माध्यिका है, ये भी सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटेगी, यानी AE बराबर EC, AE बराबर EC। और यदि C से सामने वाली भुजा पर एक लाइन खींचता हूं जो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है, तो मैं बोलूंगा CF एक माध्यिका है, CF एक क्या है, माध्यिका है, और ये सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटेगी, यानी AF बराबर FB, यानी दोनों भुजाओं क्या होगा, बराबर बांटेगी। किसी भी त्रिभुज में, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी भी त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिका खींची जा सकती है, अधिकतम 3 माध्यिका, अधिकतम 3 माध्यिका खींची जा सकती हैं। तीन से ज्यादा कभी भी माध्यिका नहीं खींच सकते हैं। नेक्स्ट, लंब केंद्रक क्या होता है। देखिए लंब केंद्रक वह बिंदु जिस पर तीनों अभिलंब मिलते हैं, तीनों अभिलंब मिलते हैं या काटते हैं या गुजरते हैं, जहां से तीनों अभिलंब गुजरते हैं वो बिंदु ही क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पर, इस ट्रायंगल में बात करूंगा, ए से लेके यहाँ पर एक अभिलंब डाला गया, यहाँ से एक अभिलंब डाला गया और यहाँ से एक अभिलंब डाला गया है। तो ये वाला केंद्र जिसको मैंने जी नाम दिया, जी क्या है, लंब केंद्रक है, जी क्या है, लंब केंद्रक है। और इस त्रिभुज का नाम ABCDEF, तो मैं लिखूंगा AD, BE, CF क्या है, अभिलंब है, त्रिभुज के क्या है, अभिलंब है, तीनों त्रिभुज के क्या है, अभिलंब है। तो ये तीनों अभिलंब जिस बिंदु से गुजरते हैं या जिस बिंदु पर मिलते हैं वो वही बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब केंद्रक कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास गुरुत्व केंद्र। क्या आता है, गुरुत्व केंद्र, या बोल सकते हैं मध्य केंद्र, या बोल सकते हैं केंद्र। क्या होता है, वह बिंदु जिससे तीनों माध्यिकाएं गुजरती हैं, तीनों माध्यिकाएं गुजरती हैं, वह बिंदु गुरुत्व केंद्र कहलाता है। गुरुत्व केंद्र या त्रिभुज का केंद्र, मध्य केंद्र या केंद्र कहलाता है, जहां से तीनों माध्यिकाएं गुजरती है। देखिए मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, इस प्रकार का एक त्रिभुज बनाया, तो ये माध्यिका है, ये माध्यिका है और ये एक क्या माध्यिका है, तो ये वाला केंद्र क्या कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र। मैंने इसका नाम दे दिया जी, तो मैं लिखूंगा जी एक गुरुत्व केंद्र है। क्या है, गुरुत्व केंद्र है, जी क्या है, गुरुत्व केंद्र है। और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तीनों क्या है, माध्यिका है, ABCDEF, यानी हम बोल सकते हैं BE, AD और CF तीनों क्या है, माध्यिकाएं है। एक महत्वपूर्ण बात है, माध्यिका हमेशा या सदैव त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है,
दो बराबर भागों में बांटती है, भागों में बांटती है। यानी त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटने वाली माध्यिका होती है। यानी एक त्रिभुज बनाया, उसको हमेशा वो दो बराबर भागों में बांटेगी, यही क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। पॉइंट है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र माध्यिका को सदैव 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। यानी जो गुरुत्व केंद्र है वो इसको 2:1 में विभाजित करेगा। केंद्र वाली साइड वाली 2 होगी और दूसरी वाली साइड क्या होगी? ए होगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ AG/GD बराबर 2:1, ऐसे BG/GE 2:1। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CG/GF बराबर 2:1। यानी हमेशा जो केंद्र होता है माध्यिका को हमेशा सदैव 2:1 में विभाजित करता है। नेक्स्ट आता है कोण समद्विभाजक। त्रिभुज का कोण समद्विभाजक क्या होता है? तो देखिए कोण समद्विभाजक क्या है? वह रेखाखंड जो किसी शीर्ष से प्रारंभ होती है, किसी शीर्ष से प्रारंभ होती है, शीर्ष से प्रारंभ होती है तथा उस कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है, तो वह कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक या लंब अर्धक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब अर्धक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सॉरी, कोण अर्धक। क्या बोलते हैं हम? कोण अर्धक। सॉरी, क्या हो जाएगा? कोण अर्धक होता है। कोण अर्धक या लंब समद्विभाजित, कोण समद्विभाजित होता है। देखिए कैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज के अंदर इस शीर्ष से जाने वाली रेखाखंड जो इसको क्या करती है? दो बराबर भागों में बांटती है। यानी एक कोण को क्या करती है? दो बराबर भागों में बांटती है। तो मैं बोलूंगा AG कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक है। सॉरी, किसका है? कोण A का समद्विभाजक है। किसका है? AG कोण A का समद्विभाजक है। तो हम बोल सकते हैं कि कोण BAG बराबर कोण GAC क्या होंगे? बराबर होंगे। तथा एक दूसरा पॉइंट और है, तथा उन भागों का शेष भुजाओं के साथ अनुपात भी बराबर होता है, अनुपात भी बराबर होता है। कैसे? देखिए, मैं बोलूंगा कि AB रेखाखंड है, उसका अनुपात BG रेखाखंड के साथ किसके बराबर होगा? AC/CG के बराबर होगा। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि उन भागों का, यानी दोनों भाग है तो उन शेष भुजाओं के साथ अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। तथा हम इस AG की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो AG की लंबाई करेंगे 2 गुणा AB गुणा AC/AB प्लस AC मल्टीप्लाई cos θ/2। इस तरह से हम इस कोण समद्विभाजक की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, AG की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अंतः केंद्र। कौन सा आता है? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है? वह बिंदु जिस पर त्रिभुज के कोण समद्विभाजक
मिलते हैं, मिलते हैं, वो क्या कहलाता है? वह बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। वह बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। कैसे? देखिए, एक त्रिभुज बना है मैंने, मैं बोलूँगा इस कोण का समद्विभाजक ये है, इस कोण का समद्विभाजक ये दोनों एक लाइन से, इस कोण का समद्विभाजक मैंने डबल लाइन से दे दिया ये वाला, और इस कोण का समद्विभाजक ये वाला। यानी अब ये बिंदु है, कौन सा बिंदु? मैंने जी बिंदु दिया, तो जी क्या है? अंतः केंद्र है। क्यों अंतः केंद्र हुआ? क्योंकि यहाँ से इन तीनों कोणों के समद्विभाजक, इन तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु से गुजरते हैं या जिस बिंदु से मिलते हुए जाते हैं, जिस बिंदु से गुजरते हैं या मिलते हैं, तो वही बिंदु क्या कहलाता है हमारे पास? अंतः केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास भुजा का लंब समद्विभाजक। भुजा का लंब समद्विभाजक। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था? कोण समद्विभाजक पढ़ा, उससे पहले हमने लंब केंद्र भी पढ़ा था। तो यहां पर है भुजा का लंब समद्विभाजक, यानी वह रेखाखंड, वह रेखाखंड जो त्रिभुज की किसी भुजा को, त्रिभुज की किसी भुजा को समद्विभाजित के साथ, समद्विभाजित के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, वह भुजा क्या कहलाती है? लंब समद्विभाजक कहलाती है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, इसमें से मैंने इस भुजा का वह बिंदु लिया जहाँ पर भुजा 90 डिग्री का कोण के साथ साथ उस भुजा को बराबर भागों में बांटती है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? इसका क्या कहलाएगा हमारे पास? ये वाली रेखाखंड क्या कहलाएगी हमारे पास? उस भुजा का लंब समद्विभाजक कहलाती है। यानी त्रिभुज ABC नाम दिया, तो AD भुजा, AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, BC का लंब समद्विभाजक है, यानी लंब समद्विभाजित करती है। और जिस बिंदु पर, और जिस बिंदु पर त्रिभुज के तीनों भुजा लंब समद्विभाजक, भुजा लंब समद्विभाजक मिलते हैं या गुजरते हैं, वह बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। देखिए कैसे, मैंने यहां से एक और समद्विभाजक किया, 90 डिग्री के साथ साथ बराबर बांटता है। मैंने यहां से एक और समद्विभाजक खींचा जो 90 डिग्री के साथ इसको भी क्या करता है? बराबर काटता है। तो ये वाला बिंदु जी बिंदु क्या कहलाएगा? बिंदु जी त्रिभुज का परिकेंद्र है, त्रिभुज का परिकेंद्र है। नेक्स्ट पॉइंट है परिकेंद्र। परिकेंद्र तीनों शीर्षों से हमेशा समान दूरी पर होता है, समान दूरी पर होता है, समान दूरी पर होता है। ये त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट,
यदि आपको एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले कि आपको 3 भुजाएं दे देता है और फिर पूछता है कि वो कौन सा त्रिभुज होगा, अधिकोण होगा, न्यूनकोण होगा या समकोण त्रिभुज होगा, तो वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जब किसी दो छोटी भुजाओं का दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा हो तो न्यूनकोण त्रिभुज होगा। यानी कोई भी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा हो तो न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज कैसे पता चलेगा, जब किसी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बराबर हो तो समकोण त्रिभुज होगा। और जब किसी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा हो तो अधिकोण त्रिभुज होगा। देखिए, न्यूनकोण त्रिभुज कब होगा, जब छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा हो तो न्यूनकोण त्रिभुज होगा। और दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज होगा। और दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा हो तो अधिकोण त्रिभुज होगा। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया। हमने त्रिभुज कितने प्रकार के होते, उनके प्रकारों को हमने समझा था, कोणों के आधार पर त्रिभुज और भुजाओं के आधार पर। उसके बाद हमने त्रिभुज के कुछ लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, भुजा समद्विभाजक, अभिलंब, माध्यिकाओं के बारे में अध्ययन किया। और अभी हमने पता किया कि हम कैसे पता करेंगे कि न्यूनकोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है या अधिकोण त्रिभुज है। तो ये आज की क्लास में हमने किया। नेक्स्ट क्लास में कुछ स्मरणीय तथ्य और है जो याद रखने वाले पॉइंट है, जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जो अगली क्लास में हम करेंगे। क्योंकि इस क्लास में हम करेंगे तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये क्लास सभी तक शेयर जरूर कीजिए।